नमस्ते। शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर उपस्थित हैं। सर, आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शेल्बी हॉस्पिटल के जबलपुर यूनिट में। और सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और हर घर तिरंगा का जो अभियान चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इससे जुड़े। और आज स्टार्ट करते हैं अपना वीकली फेसबुक लाइव, और उसका टॉपिक आज हमने जो रखा हुआ है वो है स्वेलिंग। तो हमारा आज का टॉपिक है एडिमा, जिसको कहते हैं सूजन। तो इसी बारे में आज हम बात करेंगे। सर, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, एडिमा होता क्या है और ये क्यों होता है? तो सामान्य भाषा में जब बोलेंगे एडिमा मीन्स सूजन किसी भी पार्ट की हो सकती है। तो यहाँ हम उस तरीके की सूजन की बात कर रहे हैं जो जनरलाइज है। जनरलाइज का मतलब कोई कठान नहीं है, इस तरीके की सूजन की बात नहीं कर रहे हैं। वह सूजन हाथ पांव में हो सकती है, वो पेट में हो सकती है, चेहरे में हो सकती है। तो किसी भी तरीके की स्वेलिंग, जनरलाइज स्वेलिंग, चाहे पाँव की, चाहे पेट की, चाहे हाथ पाँव की स्वेलिंग है या चेहरे की स्वेलिंग है। जब पहले कई लोग बोलते हैं कि हमको पहले सूजन नहीं थी, अब एक हफ्ते में सूजन आ गई है, इस तरीके की सूजन के बारे में बात करेंगे। तो कोई भी सूजन जो इस तरीके से फैली उसको स्वेलिंग बोलते हैं और या एडिमा बोलते हैं। और एडिमा मीन्स इस तरीके का सूजन। ओके सर, अगर किसी को एडिमा होता है तो उसका क्या कारण होता है और इसमें कौन कौन से अंग इन्वॉल्व होते हैं? तो एडिमा का इवेल्युएशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एडिमा शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे कि हृदय रोग, किडनी रोग या लिवर रोग का एक अर्ली मार्कर हो सकता है या लेट एडवांस मार्कर हो सकता है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि हृदय रोग, हृदय, किडनी और लिवर, ये 3 अंग इन्वॉल्व हो सकते हैं किसी भी सूजन की बीमारी में, तो ये तीनों ही अंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन तीनों बीमारी का पता अगर जल्दी लग जाता है तो उसका इलाज भी ठीक होता है और इससे आपको आगे इलाज में मदद भी मिलती है। और हो सकता है जैसे लिवर के केस में अगर आपको लेट पता चलता है तो आप कई बार आपको केवल लिवर ट्रांसप्लांट जैसी लेट प्रॉब्लम ही हो सकती है। ओके सर, क्या एडिमा किसी बीमारी का लक्षण होता है? जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिमा क्या हो सकता है? हार्ट की बीमारी का लक्षण हो सकता है, हार्ट फेलियर का लक्षण हो सकता है, हार्ट की पंपिंग कम होने का लक्षण हो सकता है, हार्ट की से रिलेटेड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन जिसमें फेफड़े की नस का प्रेशर बढ़ जाता है उसका लक्षण हो सकता है, किडनी फेलियर का लक्षण हो सकता है, किडनी में प्रोटीन लूजिंग जो बीमारियां होती हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उनका लक्षण हो सकता है, कि लिवर में हेपेटिक डिसफंक्शन का लक्षण हो सकता है, हेपेटिक सिरोसिस का लक्षण हो सकता है, बाउल में प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी का लक्षण हो सकता है। इन सब चीजों से भी एडिमा होता है। इन सब बीमारियों का प्रारंभिक लक्षण या लेट लक्षण आपका एडिमा हो सकता है। तो किसी भी एडिमा को आप नजरअंदाज नहीं करें। इन सब के अलावा कुछ 10 से 20% मरीजों में एडिमा कुछ नेचुरल वजह से होता है, जैसे कि किसी के शरीर में खाने पीने की वजह से प्रोटीन कम है तो उनको प्रोटीन कम होने की वजह से एडिमा हो सकता है। कोई लंबे समय तक पाँव नीचे करके या डिपेंडेंट पार्ट में खड़ा रहकर काम करता है तो उसको पाँव का एडिमा हो सकता है। तो कुछ नॉर्मल वजह भी हो सकती हैं, कम घबराने वाली वजह भी हो सकती है, और कुछ अंगों की बीमारियां भी हो सकती हैं। ओके सर, ऐसे कौन से हृदय रोग के मरीज होते हैं जिनमें एडिमा की संभावना बहुत ज्यादा होती है? तो एक स्वाभाविक सा सवाल आता है सबके सामने कि ऐसे हार्ट के सारे मरीजों में तो सूजन नहीं होती, स्वेलिंग नहीं होती, एडिमा नहीं होता। कुछ मरीजों में एडिमा होता है, उनके पाँव सूज जाते हैं, चेहरा सूज जाता है। ऐसे कौन से मरीज होते हैं? तो हार्ट के वो सारे मरीज जिनको ब्लॉकेज हुआ लेकिन हार्ट की पंपिंग कम नहीं हुई, फेफड़े के प्रेशर भी ठीक है, उन सबको कोई एडिमा नहीं होता। ब्लॉकेज होने के बाद अगर ब्लॉकेज ठीक हो जाए, ब्लॉकेज रहा भी आए लेकिन उनके हार्ट की पंपिंग कम ना हो, वॉल में लीकेज ना हो, तो उनको एडिमा नहीं होता। इसके उलट वो मरीज जिनको ब्लॉकेज भी हुआ, हार्ट अटैक भी आया और हार्ट की पंपिंग भी कम हो गई, किसी मरीजों में हार्ट की पंपिंग कम होने के साथ फेफड़े के प्रेशर भी बढ़ गए, तो दाईं तरफ का हार्ट और बाईं तरफ का हार्ट, पूरा हार्ट बाईं तरफ होता है लेकिन दाएं हार्ट के उस हिस्से के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बाएं तरफ और एक दाएं तरफ। तो 2 हृदय के, ये आपका हृदय है, इसमें एक तरफ का हिस्सा जो जुड़ा रहता है फेफड़ों से वो दाहिनी तरफ का हिस्सा होता है और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा आपके पूरे शरीर को खून प्रदान करता है। तो अगर दोनों हार्ट के हिस्से की पंपिंग कम होती है तो सांस भी फूलती है और सूजन भी होती है।
और कभी कभार ऐसे होता है कि केवल दाहिनी तरफ का हार्ट इन्वॉल्व होता है, तो उसमें चेहरे में सूजन, पाँव में सूजन, पेट में सूजन ज्यादा आती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी फिजियोलॉजी है, किस तरीके का हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब भी हार्ट की पंपिंग कम होगी या वॉल्व में लीकेज होगा, तब सांस फूलना और सूजन की समस्या आ सकती है। ओके सर। सर, इडीमा के प्रारंभिक लक्षण और इडीमा के बढ़ जाने के लक्षण क्या होते हैं? तो इडीमा के प्रारंभिक लक्षण में क्या होता है, आप के पाँव में हल्का हल्का सूजन आने शुरू होगी, चेहरे पे हल्की सूजन आनी शुरू होगी, लेकिन बॉडी के बाकी हिस्सों में सूजन नहीं होगी। इसी वक्त अगर बीमारी को पता कर लिया जाए तो उसका इलाज किया जा सकता है और आगे सूजन को बढ़ने से रोका जा सकता है। जबकि एडवांस डिसीज में जब भी इडीमा होता है वह सांस के फूलने को भी इन्वॉल्व करता है, जैसे पेट का फूल जाना, असाइटिस हो जाना, पेट में पानी का भर जाना, फेफड़े में पानी का भर जाना, स्क्रोटम में पानी का भर जाना, हाथ पांव बहुत तरीके से सूज जाना। जब इस तरीके की बीमारी आपके पास हो जाती है तो यह एडवांस डिसीज का लक्षण है और ऐसे केसेस में मरीज को जनरली भर्ती करने की जरूरत पड़ती है और भर्ती करके इलाज करने की जरूरत पड़ती है। ओके सर। सर, इडीमा की बीमारी की जांच करवाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है और क्या ये शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में उपलब्ध है? तो बिल्कुल, हम एक टर्शरी केयर सेंटर है और इडीमा का जो वर्कअप है वो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होता है, जिसमें कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं। हम इनिशियल बेसिस पे उनका स्क्रीनिंग करते हैं, वो इको से भी हो सकता है, जनरल टेस्ट से भी हो सकता है, लिवर फंक्शन टेस्ट से हो सकता है, किडनी फंक्शन टेस्ट से हो सकता है और नेफ्रोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करते हैं। इन सब के इवेल्युएशन में जनरली कुछ घंटों के भीतर इडीमा का मोस्ट कॉमन कॉज पता चल जाता है, प्रोबेबल कॉज पता चल जाता है और उसी विभाग के हिसाब से उसका इलाज कर देते हैं। तो इडीमा में यह बहुत जरूरी है, इलाज करने के अलावा यह जानना बहुत जरूरी है कि इडीमा किस विभाग या किस अंग के इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है। कई बार मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन भी होता है, जैसे हेपेटोरेनल सिंड्रोम, किडनी और लिवर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। कार्डियोरेनल सिंड्रोम, जैसे कार्डियक हार्ट की पंपिंग कम होने से किडनी में फ्लो कम जाता है, किडनी की बीमारी बढ़ती है, किडनी की बीमारी बढ़ने से हार्ट की बीमारी बढ़ जाती है, तो कार्डियोरेनल सिंड्रोम कहलाता है। तो इस तरीके की बीमारियों में दोनों विभागों को मिलकर काम करना पड़ता है। अधिकांश केसेस में, अधिकांश बीमारियों में, जैसे हमारे पास एक मरीज अभी एडमिटेड है, वो कार्डियोरेनल सिंड्रोम के पेशेंट है। उनका हमने इलाज शुरू किया है, उससे अब धीरे धीरे उनकी सूजन धीरे धीरे कम होती जा रही है। ओके सर, इडीमा के इलाज के बारे में आप हमारे दर्शकों को और क्या बताना चाहेंगे? तो इडीमा के इलाज के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इडीमा के इलाज के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप किसी भी तरीके का इडीमा होता है या स्वेलिंग होती है, चेहरे पे सूजन लग रही है या पाँव में सूजन लग रही है, तो उसको निग्लेक्ट ना करें। सबसे पहले एक फिजिशियन से जरूर मिलें। फिजिशियन के सलाह के अनुसार आप विभिन्न विभागों में जा सकते हैं या आप ऐसे सेंटर पर जाएं जहां सारी सुविधा उपलब्ध है, पहला। दूसरा, इस बीमारी के इलाज में सबसे ज्यादा जरूरी है, इलाज से ज्यादा जरूरी है किस वजह से इडीमा हो रहा है वो पता करना। तो एक ओपीडी वर्कअप में या कुछ घंटों के वर्कअप में आपको पता चल सकता है कि आपको इडीमा है तो किस जगह का है, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, और अगर हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो किस तरीके का हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है, हार्ट के बाएं हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है या हार्ट के दाएं हिस्से का इन्वॉल्वमेंट है, और उसका इलाज शुरू करें। इसी तरह अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट है तो किडनी की बीमारी एडवांस स्टेज में है या अर्ली स्टेज में है, लिवर का इन्वॉल्वमेंट है तो लिवर की अर्ली स्टेज में बीमारी है या केवल नॉर्मल तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, या कई केस में जैसे एडवांस लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको हेपेटिक ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। तो किडनी हेपेटिक या लिवर ट्रांसप्लांट के मरीजों को किस स्टेज में है, लिवर ट्रांसप्लांट संभव है या बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, या लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत कैसे हो सकता है, ये सब बातें का वर्कअप उसी समय में हो सकता है। इसके अलावा मैंने जो आपको बताया कि एक बहुत बड़ा तबका बीमारी का ऐसे लोगों का है जिनका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जैसे आयरन की कमी है, खून की कमी है, प्रोटीन की कमी है, और जैसे ही हम आपको इनका वर्कअप कराते हैं, जैसे लिवर ठीक है, किडनी ठीक है, हार्ट ठीक है, लेकिन सूजन है इनको, तो ऐसे कुछ मरीजों को उस तरीके से आप इलाज कर सकते हैं, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ठीक कर सकते हैं, जैसे खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा के कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त क्या है, किडनी आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, लिवर नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसे मरीजों को प्रोटीन और किडनी की बीमारी है तो आप प्रोटीन की मात्रा नहीं बढ़ा सकते। तो अगर ये नॉर्मल है, आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो खाने में सोयाबीन, एग वाइट, प्रोटीन, पनीर बढ़ा के आप अपना प्रोटीन बढ़ा सकते हैं। ओके सर, ऐसा अक्सर सुनने में आता है कि बीपी की दवाइयों की वजह से बहुत सारे लोगों के पैरों में बहुत सूजन आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो ब्लड प्रेशर की एक बहुत कॉमन दवाई है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसके अंतर्गत एम्लोडिपिन, निकाडिपिन, एजिलिनडिपिन,
ये सब सारे आते हैं और सिलिंडिपिन आती है। तो ये बीपी की दवाइयां हैं जो कॉमनली ली जाती हैं और भारत के 50% ब्लड प्रेशर के मरीज, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी पॉपुलेशन है। भारत का हर तीसरा व्यक्ति हाइपरटेंशन से ग्रसित है और अगर उनके 50% मरीजों में अगर ये दवाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इन्वॉल्व है तो एक बहुत बड़ी मात्रा है जो पॉपुलेशन की इस तरीके की बीपी की दवाइयां लेती है। इन बीपी की दवाइयां बीपी कम करने की मैकेनिज्म के अलावा वो पिटिंग एडिमा या डिपेंडेंट पार्ट का एडिमा कराती हैं, पीडल एडिमा कराती हैं। पीडल एडिमा मतलब पांव की सूजन होती है। तो इस बीपी की दवाई से ये होता है। तो कई बार इस बीपी की दवाई को कुछ कॉम्बिनेशन के साथ देने से ये सूजन कम हो जाती है। अगर वो सूजन ज्यादा है और जिनको सूजन की प्रॉब्लम हो रही है, एडिमा की प्रॉब्लम होती है, वो अपना जब बीपी की दवाई जरूर चेक कराएं, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है ये कराएं। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में ही कुछ नई जनरेशन की दवाइयां आ गई हैं जिनको लेने से आपको बीपी का इफेक्ट उतना ही रहता है लेकिन सूजन कम आती है। तो ये कुछ एडवांस अभी ट्रीटमेंट उपलब्ध है हमारे पास, वो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ओके सर, सूजन को कम करने के लिए जीवन शैली में क्या बदलाव लाना चाहिए, जैसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज? तो 3 बातें इसमें बोलना चाहूंगा। ऐसे मरीज जिनको किसी अंग की बीमारी है वो तो उनको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जिनको किसी अंग की बीमारी नहीं है, किडनी ठीक है, हार्ट ठीक है, लिवर ठीक है, फिर भी सूजन आती है पाँव में कभी कभी, तो उनको देखने के लिए आपको एक मतलब जब आप बोलते हैं कि हार्ट नॉर्मल है तो हार्ट के साथ वास्कुलर सिस्टम भी नॉर्मल, मतलब पाँव के नसों में भी कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई वेरिकोज वेन नहीं है, डीवीटी नहीं है, कोई मेजर बीमारी नहीं है। ऐसे लोगों को अपने सूजन से बचने के लिए, एडिमा से बचने के लिए कुछ काम करने चाहिए। पहला, उनको एक जगह पे लंबे समय तक खड़े रह के काम नहीं करना चाहिए, उनको मोबिलाइज करना चाहिए। तो हर आधे घंटे में आपको कम से कम 100 मीटर 200 मीटर के आप अपना वर्क प्लेस भी आप चल सकते हैं। जैसे एक विंग से दूसरे विंग में जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं। लंबे समय पे एक समय पे खड़ा रह के काम करना अवॉइड करें। दूसरा, आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए। कई बार जंक फूड में प्रोटीन की मात्रा लगभग ना के बराबर होती है, तो वो अवॉइड करके आपको हाई प्रोटीन डाइट आना चाहिए। कई बार लोग हम आते हैं हमारे पास और बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन, हम नॉन वेज नहीं खाते इसलिए हमारा प्रोटीन डाइट कम है। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि वेजिटेरियन फूड में प्रोटीन की मात्रा अच्छे से उपलब्ध है, बस आपको एक सर्च करने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। जैसे मूंग की दाल में बहुत सारा प्रोटीन होता है, अंकुरित चनों में बहुत सारा प्रोटीन होता है, सोयाबीन में प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है। तो अच्छा खासा प्रोटीन, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है। एंड ओवर द टाइम इट हैज बीन प्रूवन कि वेजिटेरियन प्रोटीन की जो क्वालिटी है वो बेहतर है नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन से। तो बिल्कुल ध्यान रखें, इस तरीके का प्रोटीन खाएं जो वेजिटेरियन प्रोटीन हो। तो ये तो खाना हो गया, डाइट हो गया, और तीसरा सबसे बड़ी बात है एक्सरसाइज। तो जैसे जैसे आप अपनी मसल को बिल्ड करेंगे, सबको ऐसे बोलते हैं कि जो लोग वेट लॉस कर रहे हैं कोशिश करें कि फैट लॉस हो और मसल लॉस ना हो। अत्यधिक क्रैश डाइट करने से आपके मसल का लॉस हो जाता है और वो आपको प्रोटीन कैटाबॉलिज्म में चले जाते हैं। तो उस समय ध्यान रखें कि अपना वेट ट्रेनिंग भी साथ में करते रहें और अपना मसल मास बढ़ाएं, वेट लूज करें और उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट लें। थैंक यू सो मच सर। एक एडवाइस जो आप हमारे सभी एडिमा पेशेंट्स के लिए देंगे? सो एडिमा पेशेंट के लिए मेरा एडवाइस यही है कि अपना चेकअप रेगुलरली कराएं, ईयरली अपना चेकअप कराएं। वो लोग जिनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वो भी अपना 30 साल के बाद अपना एनुअल हेल्थ चेकअप जरूर कराते रहें। कई बार उसमें कई सारी बीमारियां जो है अर्ली स्टेज में पकड़ में आ जाती हैं, चाहे वो लिवर की हो, चाहे किडनी की हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल की हो। तो अपना चेकअप कराते रहें और अपने फिजिशियन से जरूर 1 साल में एक बार जरूर मिलें, इवन इफ यू आर हेल्थी। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हम सभी दर्शकों के साथ बताने के लिए। मुझे आशा है सर के थ्रू दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वेडनेसडे को, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। नमस्कार।